तीन प्रकार का ओरिएंटेशन होता है आपका सीखने का, यानी आपका सीखने का सेंटर या आप किस तरह से मोटिवेटेड हैं, वो तीन पहलू हैं उसके। एक आप मानते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन को, यानी आपको फर्स्ट आना है, चाहे रट्टा लगाएं, वो जो चतुर रामलिंगम था उसमें 3 इडियट में, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है, यानी फर्स्ट आना है, चाहे रट के आए, चीटिंग करके आए, वॉट, बट फर्स्ट आना है कुछ भी करके, ये है आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। फिर दूसरा क्या, झाड़ फूक करा के आए, कुछ भी कराएं, बस फर्स्ट आना है, समझ रहे हो। फिर आता है आपका फेलियर अवॉइडेंस, यानी ये फेलियर से बचना चाहते हैं, फेलियर से बचना चाहते हैं, फेलियर को अवॉइड करना चाहते हैं, जो राजू रस्तोगी था ना 3 इडियट्स में, ना देखियो तो देख लेना, अच्छी मूवी है। फेलियर अवॉइडेंस, ये फेलियर से बचना चाहे, किसी तरह से 33% नंबर आ जाए, पास हो जाऊं, सीटेट में 60% आ जाए, कैटेगरी से हूं तो 55% आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, बस फेलियर से बचना है, फेल ना हो जाऊं कहीं, ये है राजू रस्तोगी। फिर क्या है आपका तीसरा है मास्टरी ओरिएंटेशन। मास्टरी ओरिएंटेशन, यहां पे आपको मास्टर बनने में, यानी एफर्ट और प्रैक्टिस में, सीखने में इंटरेस्ट है, बाकी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। तो अगर आप फेल होते हैं तो आप सोचेंगे मेरे एफर्ट में कमी रह गई, और अगर आप पास हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं हाँ मैंने अच्छा एफर्ट किया, है ना, मेरी मास्टरी पे फोकस था, ये तो रिजल्ट जो आया बाय प्रोडक्ट है। तो ये बेस्ट है, ये रेंचो वाला उदाहरण है। तो आपको बच्चे को मास्टरी ओरिएंटेशन के लिए तैयार करना है, ना कि रटने के लिए या फेलियर से बचने के लिए या परफॉर्मेंस के लिए, वो दोनों उतना पॉजिटिव नहीं है जितना ये मास्टरी ओरिएंटेशन है। बात सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन, यानी सामाजिक संचार में चुनौतियां किस में स्पष्ट होती हैं, यानी बच्चे को कम्युनिकेट करने में, सोशल कम्युनिकेशन में स्पेशली दिक्कत आएगी, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत आएगी, कहाँ पे, किस प्रकार की एक डिसऑर्डर में ये समस्या आएगी, फटाक से बताओ, ये तो आप आंख बंद करके बता दोगे, मुझे भरोसा है आप पे। पहला ऑप्शन है लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज में जरूरी नहीं सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कत आए, लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया भी है तो पढ़ने में दिक्कत आएगी, वहां डिस्ग्राफिया है तो लिखने में दिक्कत आएगी, है ना, डिस्फेजिया है तो भाषा को समझने में दिक्कत आएगी, वहां कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है। लेकिन सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज में कम्युनिकेशन में दिक्कत है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि किसी को मान लो वो है कैलकुलिया, तो उसको तो कैलकुलेशन में दिक्कत है, कम्युनिकेशन में थोड़ी है। तो सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज में कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, ये कहना गलत है, इसलिए फर्स्ट हो नहीं सकता भाई। एलडीज जो हैं आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज, सैमुअल किर्क ने 1960s में ये टर्म दिया था, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मॉर्फिया, डिसकैलकुलिया, जितने भी आप ये डिस वाले पढ़ते हैं, डिस्फेजिया, ये सब आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज में ही आते हैं। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें बच्चा टिक के नहीं बैठ पाता, तो उसको पार्ट्स में तोड़ के आप, उसकी अटेंशन ज्यादा देर तक एक जगह टिक नहीं पाती और हाइपर एक्टिव होता है, कभी उठेगा कभी इधर उधर कुछ एक्टिविटी करेगा, बेचैन रहता है। सेरेब्रल पाल्सी, तो ऑक्सीजन कमी अगर हो जाए जन्म के समय, इसमें बेसिकली ये तो व्हील चेयर पे मिलेगा सेरेब्रल पाल्सी वाला, आप 0 मूवी की अनुष्का शर्मा को याद कर लीजिए। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जिसमें सोशल कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत व्यक्ति को हो जाती है। माय नेम इज खान में जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है वो बार बार रिपीट करते रहते हैं सेम चीज को। इफ एज फार एज आई रिमेंबर आई थिंक उनको ऑटिज्म था या इसी तरह का कोई डिसऑर्डर था। तो ऑटिज्म में स्पेशली होता है स्टीरियोटिपिकल व्यवहार होता है, यानी बच्चा जो है सेम चीज बार बार रिपीट करता है। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, रेपिटेटिव बिहेवियर भी आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते हो। ये टर्म्स याद रखना, ये मैं ऐसे ही अपने मजे के लिए नहीं बता रही हूँ, पेपर में पूछे जाते हैं, एक एक शब्द जरूरी है। मैं पेडागोजी की टर्मिनोलॉजी वही यूज करती हूँ जो पूछी जाती है पेपर में, है ना। रेपिटेटिव बिहेवियर यानी बार बार सेम चीज को रिपीट करेगा। थोड़ा भी अगर सोशल सेटिंग में या उसके रूम में या आसपास की सराउंडिंग में अगर चेंज हो रहा है, रूटीन में अगर चेंज हो रहा है तो उसको दिक्कत होती है ना। कि चेयर मान लो इस साइड लगी हुई है और ये इधर लग जाए तो उसको दिक्कत होगी कुछ दिन एडजस्ट करने में। बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट करके बातें नहीं करता, सोशली कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है, बहुत कंफर्टेबल नहीं होता नए नए लोगों के साथ। तो ये ऑटिज्म का जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है या लक्षण है। फोर्थ ऑप्शन स्वालीनता बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है। एक कथन है, एक असर्शन है। 13 year old शीला gets scared every time the teacher asks her to answer or solve the maths problem on the blackboard because she fears that the teacher will scold her and she would be embarrassed। यानी 13 साल की बच्ची है शीला, जब भी टीचर उससे बोर्ड पे आके सवाल सॉल्व करने को कहते हैं वो डर जाती है ना। ब्लैक बोर्ड पे सवाल, उसको सवाल आता है जबकि, तो उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है टीचर, तो वो डर जाती है क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेंगी और वह शर्मिंदा हो जाएगी, पूरी क्लास के सामने एम्बेरेस हो जाएगी। जबकि जवाब उसको आता है, वो सॉल्व भी कर सकती है। भाई टीचर होता है ना, कई बार मैथ्स में तो स्पेशली होता है, हमारे टीचर भी करते थे कि बुला के जो है सॉल्व करा देते थे सवाल,
तो बोर्ड पे सवाल सॉल्व कराने को बुला रहे हैं टीचर, लेकिन ये बच्ची डर जाती है हर बार, क्योंकि इसको ये डर है कि कहीं एम्बेरस ना हो जाए, कहीं शर्मिंदगी ना हो जाए, कहीं उससे गलती ना हो जाए, यानी फियर ओवर पावर कर रहा है, कॉग्निशन पे ज्यादा हावी है फियर। ठीक, तो ये तो हम देख सकते हैं। रीजन क्या है इसका? When students feel unsafe and anxious, their learning is adversely affected। यानी ये कारण बताया जा रहा है कि यदि जब बच्चा असुरक्षित और चिंतित महसूस करेगा तो उसकी शिक्षा पर या उसकी लर्निंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता, उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगर वो इस तरह से महसूस कर रही है, इतनी एंशियस हो रही है, इमोशंस इतने हावी हैं वो भी नेगेटिव, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ये बात एकदम सही है, दोनों बातें सही हैं और इसी के बारे में इसका रीजन ही एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों है। तो ए इज राइट और आर भी राइट, और आर की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी राइट। तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अनसेफ अगर महसूस कर रहा है, एंशियस महसूस कर रहा है, उसको सेफ नहीं महसूस हो रहा कि मैं जाके गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं, फिर टीचर मोटिवेट करता है ऐसे केस में कि कोई बात नहीं, गलती तो होगा, एक बार करके देखो। तो उस केस में फिर वो संभावना है कि सही करने की संभावना बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये हम जमानों से बातें करते हुए आ रहे हैं, 3 प्रकार की लर्निंग स्टाइल्स में आपको बताती हूँ, और सवाल जो है इस बार पूछ भी लिया इन्होंने, और अगली बार कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमें रिपीट करनी ही होंगी, ठीक है ना। ऐड तंग करता है मैम। अच्छा, काइंस्थेटिक लर्नर्स प्रेफर, बैच में आ जाओ। काइंस्थेटिक लर्नर्स प्रेफर टू लर्न थ्रू डैश, लिसनिंग, सुन करके सीखना प्रेफर करते हैं गति संवेदी शिक्षार्थी या काइंस्थेटिक लर्नर्स जो हैं, या फिर देख करके या टच करके या डूइंग एंड मूविंग। फटाक से बताओ, ये तो आंख बंद करके बता दोगे, 80% लोग सही बता रहे हैं, डूइंग एंड मूविंग। ये जो काइंस्थेटिक लर्नर्स हैं, यानी करने और चलने फिरने, मूवमेंट से सीखते हैं, ये करके इनको अच्छा समझ में आता है कोई भी एक्टिविटी को, ठीक है ना। कि इनको 2+2 4 लिख के मत बताओ, इनको दिखा दो कि भाई 4 पेन है, इसमें से 2 चले गए तो 2 बचे, मतलब इनको एक्टिविटी ही करके दिखा दो सीधा। 3 प्रकार के लर्नर होते हैं। लिसनिंग है, ऑडिटरी लर्नर्स, ये सुन करके अच्छा सीखते हैं, डिस्कशन के द्वारा, लेक्चर मेथड के द्वारा, मतलब जो चर्चा परिचर्चा होगी तो डिस्कशन डिबेट इन सब में अच्छा सीखते हैं, किसी पॉडकास्ट को सुन के अच्छा सीख सकते हैं, है ना। तो ये ऑडिटरी लर्नर्स है। लिसनिंग ये होते हैं कुछ अपने 30% के करीब। सीइंग यानी विजुअल लर्नर्स, जो देख करके सीखते हैं। 3 लर्निंग स्टाइल होती हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से सीखते हैं। ये 65% लोग दुनिया में देख करके अच्छा सीखते हैं। चार्ट दिखा दो, ग्राफ दिखा दो, वीडियो दिखा दो, है ना, तो ये मैप दिखा दो, जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं। तो ज्यादातर लोग, हम में से 65% लोग जो हैं वो विजुअल लर्नर्स हैं। टचिंग और डूइंग एंड मूविंग इसी में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ टचिंग अगर हम कहते तो टैक्टाइल टाइप हो जाता है, और टैक्टाइल कोई टाइप नहीं होता, तो डूइंग एंड मूविंग प्लस टचिंग भी यहाँ होता, तो ये इन्हीं के साथ काइंस्थेटिक में ही चला जाता कि ये टच करके या एक्टिविटी करके सीखते हैं, तो वो काइंस्थेटिक हैं। और अगर आपसे पूछ लेता सीइंग देख के कौन सीखता है, तो विजुअल लर्नर या दृश्य अधिगम करता है, और लिसनिंग ऑडिटरी या ऑरल भी कह देते हैं उनको, AURAL, यानी सुनने, ऑडियो से बना है ऑरल, है ना। तो ये 30% लोग हैं। बाकी के 5% लोग ऐसे होते हैं जो डूइंग एंड मूविंग यानी काइंस्थेटिक तरीके से ही सीखेंगे। भाई सारे लर्नर्स अलग अलग तरह से सीखते हैं ना, ये लर्निंग स्टाइल हैं, शैलियां हैं अधिगम की। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा फटाफट से। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की's theory of learning, breaking and of learning and development, which of the following is an example of scaffolding? मचान, टेम्परेरी हेल्प। वाइगॉत्स्की की थियोरी में अगर आप बात करें, टेम्परेरी हेल्प, बच्चों को हिंट दे दी, टेम्परेरी हेल्प, ये जो सवाल मैं करा रही हूँ ये टेम्परेरी हेल्प है, पेपर तो आप खुद ही करके आएंगे, जहां आप अटक रहे हैं वहां आपके लिए हेल्प मिल रही है। 64% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि सही भी लग रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ स्किल टू अ स्टूडेंट एंड देन हैविंग देम मास्टर इट ऑन देयर ओन। नहीं, देखिए खुद से पूरा सॉल्यूशन नहीं दे देना है, वहां हेल्प करनी है स्कैफोल्डिंग में जहां बच्चा अटक रहा हो, टेम्परेरी हेल्प देनी है। ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड। आपने एक बड़े से टास्क को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और जहां बच्चे को जरूरत है गाइडेंस की वहां उसको हेल्प कर रहे हैं, किसी स्टेप पे कहीं हिंट देना है, कोई हाफ सॉल्व प्रॉब्लम है, कोई एग्जांपल देना है कहीं हेल्प के लिए, वहां आप हेल्प कर रहे हैं, ना कि पूरा खुद से सॉल्व करके दे रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद अ ग्रेड फॉर देयर वर्क एज मोटिवेशन। नहीं, ग्रेड देना यहाँ पे स्कैफोल्डिंग में नहीं आता, वो तो रिवॉर्ड का पार्ट हो जाएगा। फिर प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद अ रीडिंग असाइनमेंट एंड आस्किंग देम टू आंसर क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली। एक रीडिंग असाइनमेंट दे दो बच्चे को और खुद से सवाल पूछते रहो, ये स्कैफोल्डिंग नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।